हेलो दोस्तों, आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम अध्याय 10 तरंग प्रकाशिकी का तीसरा भाग समझेंगे, जिसमें आज हम समझेंगे प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण तथा यंग के प्रयोग को। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का ये वीडियो। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में कला संबंध तथा कला असंबंध रूप से तरंग के दो स्रोतों का योग प्राप्त किया था, जिससे हमें दो प्रकार के व्यतिकरण पैटर्न प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, अब हम इस वीडियो में प्रकाश तरंगों का उपयोग करके व्यतिकरण का पैटर्न प्राप्त करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि हम दो सूची छिद्रों को प्रदीप्त करने के लिए दो सोडियम लैंपों का उपयोग करें, तो ऐसा करने पर हमें कोई व्यतिकरण पैटर्न नहीं दिखाई देगा। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक सामान्य स्रोत जैसे सोडियम लैंप, इनसे उत्सर्जित होने वाली प्रकाश तरंगों में समय अंतरालों पर आकस्मिक कला परिवर्तन होता है। अतः दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोतों से आने वाली प्रकाश तरंगों में कोई निश्चित कला संबंध नहीं होता तथा ये कला असंबंध होते हैं, यानी इनकोहेरेंट होते हैं। यानी हमें व्यतिकरण का पैटर्न केवल तभी प्राप्त होता है जब इन दोनों स्रोतों से तरंगे कला संबंध हो, अर्थात कोहेरेंट हो। तो दोस्तों, इन दोनों स्रोतों से उत्पन्न होने वाली तरंगों को कला संबंध करने के लिए इंग्लैंड के भौतिक शास्त्री थॉमस यंग ने तरंगों की कलाओं को नियंत्रित करने के लिए एक उत्तम तकनीक उपयोग की। उन्होंने एक अपारदर्शी पर्दे पर दो सूची छिद्र S1 तथा S2 बनाए, जो वास्तव में एक दूसरे के बहुत निकट थे, और इन्हें एक अन्य सूची छिद्र से प्रदीप्त किया, जिसे एक दीप्त सोर्स से प्रकाशित किया गया था। दोस्तों, अब प्रकाश तरंगे स्रोत S से निकलकर S1 तथा S2 पर गिरती हैं। S1 तथा S2 दो कला संबंध स्रोतों की भांति कार्य करते हैं, क्योंकि S1 तथा S2 से निकलने वाली प्रकाश तरंगे एक ही मूल स्रोत से व्युत्पन्न होती हैं तथा इस स्रोत में अचानक कोई भी कला परिवर्तन S1 तथा S2 से आने वाले प्रकाश में ठीक उसी प्रकार की कला परिवर्तन करेगा। तो इस प्रकार दोनों स्रोत S1 तथा S2 समान कला में बंध जाएंगे। दोस्तों, इस प्रकार S1 तथा S2 से उत्सर्जित होने वाली गोलीय तरंगें पर्दे पर व्यतिकरण फ्रिंजें उत्पन्न करेंगी। दोस्तों, यहाँ पर हम अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रता की स्थितियों की गणना के लिए हमने एक रेखा G' पर एक बिंदु P लिया है, जो अधिकतम तीव्रता के संगत है। अर्थात इस अवस्था में इन दोनों स्रोत S1 तथा S2 से उत्पन्न तरंगों के पथ में अंतर तरंग के किसी पूर्णांक गुणज के बराबर होगा, जिसके कारण हमें एक अधिकतम तीव्रता प्राप्त होगी। अर्थात हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इस स्थिति के लिए S2P घटा S1P बराबर होगा n लैम्डा के। अब दोस्तों, ज्यामितीय का उपयोग करके हम इसे लिख सकते हैं कि S2P की घात 2 घटा S1P की घात 2 बराबर होगा कैपिटल D की घात 2 जमा ब्रैकेट x जमा D बटे 2 की घात 2 घटा कैपिटल D की घात 2 ब्रैकेट x घटा स्मॉल d बटे 2 की घात 2, जिसे हल करने पर S2P की घात 2 घटा S1P की घात 2 बराबर आता है 2 गुणा x गुणा स्मॉल d के। तो अब हम इस समीकरण को हल करके लिख सकते हैं S2P घटा S1P बराबर 2xd बटे S2P जमा S1P। अब दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि ये दोनों स्रोतों के बीच की दूरी अर्थात D पर्दे की दूरी यानी कैपिटल D से काफी छोटी है, तो S2P जमा S1P जो दाईं ओर हर में दिया गया है, इसको हम 2 गुणा कैपिटल D से प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो ऐसा करने पर समीकरण होगी S2P घटा S1P बराबर x गुणा स्मॉल d बटे कैपिटल D। अब दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं
कि समपोषी व्यतिकरण यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्राप्त करने के लिए यह क्षेत्र दीप्त होना चाहिए, और ऐसा तभी होगा जब यह पथ का अंतर यानी S2p घटा S1p बराबर होगा तरंगदैर्घ्य के पूर्णांक गुणज के, अर्थात n लैम्डा के। तो यहाँ से हम x को लिख सकते हैं xn, और इस xn का मान आता है n लैम्डा कैपिटल D बटे स्मॉल d। वहीं दूसरी ओर यदि हमें इस बिंदु P पर कोई अदीप्त क्षेत्र प्राप्त होता है, अर्थात इस स्थिति के लिए यहाँ इस बिंदु P पर विनाशी व्यतिकरण यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना चाहिए, और ऐसा तभी हो सकता है जब इस पथ का अंतर अर्थात S2p घटा S1p अर्ध तरंगदैर्घ्य यानी लैम्डा बटे 2 के किसी पूर्णांक गुणज के बराबर हो। अर्थात यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि x गुणा स्मॉल d बटे कैपिटल D बराबर होगा n जमा 1 बटे 2 लैम्डा के, जिसके लिए x को हम xn मान सकते हैं, और इस xn का मान होगा n जमा 1 बटे 2 लैम्डा कैपिटल D बटे स्मॉल d। दोस्तों, इस प्रकार यहाँ इस चित्र की भांति हमें पर्दे पर अदीप्त तथा दीप्त बैंड दिखलाई देंगे। ऐसे बैंडों को फ्रिंज कहा जाता है, तथा दो क्रमागत अदीप्त तथा दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को हम लिख सकते हैं बीटा बराबर xn जमा 1 घटा xn। यहाँ से xn जमा 1 तथा xn का मान रखने पर बीटा आता है लैम्डा कैपिटल D बटे D। तो दोस्तों, हम यहाँ पर कह सकते हैं कि किन्हीं दो क्रमागत दीप्त तथा अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, इसके अतिरिक्त पर्दे और स्रोत के बीच की दूरी यानी कैपिटल D और दोनों स्रोतों के बीच की दूरी यानी स्मॉल d पर निर्भर करती है, और इस व्यंजक को कहते हैं फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक। दोस्तों, यहाँ पर यह S1 तथा S2 दोनों ही बिंदु स्रोत हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर हमें फ्रिंज सीधी रेखाओं पर प्राप्त होते हैं। अब यदि हम इन दोनों बिंदु स्रोतों के स्थान पर दो झिर्रियां यानी दो स्लिट S1 तथा S2 रख दें, तब भी प्राप्त होने वाली फ्रिंज सीधी रेखाओं में होंगी, क्योंकि बिंदुओं का प्रत्येक युग्म सीधी रेखा फ्रिंज उत्पन्न करेगा, और क्योंकि ऐसे बहुत सारे युग्म बनेंगे जिसके कारण इन सीधी रेखा फ्रिंजों की तीव्रता काफी बढ़ जाएगी। आइए दोस्तों, अब आज के ही विषयों पर आधारित एक उदाहरण समझते हैं। प्रश्न है, दो झिर्रियां 1 मिलीमीटर दूर बनाई गई हैं और पर्दे को 1 मीटर दूर रखा गया है। फ्रिंज अंतराल कितना होगा जब 500 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य का नीला हरा प्रकाश प्रयोग में लाया जाता है? तो दोस्तों, इसे हल करने के लिए हम सबसे पहले लिख लेते हैं वह राशियां जो हमें इस प्रश्न में दी गई हैं, यानी दोनों स्रोतों के बीच की दूरी अर्थात स्मॉल d जो बराबर है 1 मिलीमीटर के। इसके अतिरिक्त स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी अर्थात कैपिटल D हमें दिया हुआ है 1 मीटर। अब यहाँ पर हमें दिया गया है कि प्रयोग में लाया जाने वाला प्रकाश है नीला हरा, जिसकी तरंगदैर्घ्य है 500 नैनोमीटर, यानी यहाँ पर लैम्डा है 500 नैनोमीटर। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें निकालना है फ्रिंज अंतराल अर्थात बीटा, जिसका मान होता है कैपिटल D गुणा लैम्डा बटे स्मॉल d के। तो यहाँ पर कैपिटल D, लैम्डा और स्मॉल d का मान रखने पर बीटा आता है 5 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 4 मीटर, या इसे लिख सकते हैं 0.5 मिलीमीटर। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हमने समझा प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण तथा यंग का प्रयोग, और हमने प्राप्त की दीप्त तथा अदीप्त क्षेत्रों के लिए कुछ महत्वपूर्ण स्थितियां। अगले वीडियो में हम तरंग प्रकाशिकी की एक और नई परिघटना के बारे में जानेंगे, जिसे कहते हैं विवर्तन यानी डिफ्रैक्शन। तब तक के लिए गुड बाय।